नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उससे रोज़ बात करूं, उसे अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन कैसे यार। भास्कर ने परेशान होते हुए कहा। 1 मिनट, क्या बोला तू? पड़ाव पार कर लिया मतलब? रजनी ने तुझे क्लियरली हाँ कह दिया क्या? हाँ, कल मैं उससे मिला। मोहिनी के घर आई थी वो। बे, ये चमत्कार कैसे हुआ? आश्चर्य से चेतन ने पूछा। भास्कर ने स्प्लेंडर की चाबी चेतन की ओर फेंकते हुए कहा, तू चला, मैं बताता हूँ। चेतन ने बाइक स्टार्ट की। भास्कर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया। यार, उसने खत में ना कहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसे भी मुझसे प्यार है। तो उससे हाँ बुलवाने के लिए मुझे लगा उससे थोड़े दिन के लिए दूर हो जाऊं। तो इसलिए तू मामा के घर गया था क्या? हाँ, और आइडिया काम कर गया। आज सुबह वो मोहिनी के घर आई और उसने कहा कि उसे मुझसे बात करनी है। जब मैंने उससे बात की तो वो बहुत रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं मोहिनी के यहाँ चला गया। वाह मेरे शेर, मुझे तो लगा महीनों हो गए बात दिल की बात कहने में, तो सालों बाद शायद फोन पर बात करेगा। पर तू तो मिलकर भी आ गया यार। चेतन ने उसे ताना मारते हुए कहा। भास्कर ने उसके सिर पर चपत लगाई। चुपचाप गाड़ी चला। मोहिनी के घर वीक में एक बार बात कर लेना। चेतन ने अपनी राय दी। भास्कर अभी ब्लैंक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही रहेगा या नहीं। रजनी स्कूल से घर आती और थोड़ी देर में उसका ट्यूशन होता था। वह ट्यूशन के लिए जाने निकली। आज भास्कर उसे छुपकर नहीं देख रहा था, बल्कि उसके सामने आ चुका था। रजनी भास्कर को देखकर मुस्कुराई। भास्कर ने कहा, रजनी, मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो, यह मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल करता है कि तुमसे बात करने का। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे हम दोनों का सिलसिला बातों का सिलसिला आगे बढ़ पाए? रजनी ने कुछ सोचकर कहा, मेरे दिमाग में तो कोई उपाय नहीं है, तुम बताओ। अभी यहाँ ज़्यादा देर तक खड़े रहना सही नहीं रहेगा। मैं मोहिनी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, रजनी ने कहा। भास्कर अचानक रजनी के गालों को चूम कर चला गया। रजनी वहाँ स्तब्ध खड़ी रही। शाम को भास्कर काकासा के घर आया। रजनी के ट्यूशन से आने का समय था। वह अपनी निश्चित जगह पर बैठ गया। काकीसा चाय लेकर आई। भास्कर ने चाय का कप लिया और काकासा ने थोड़ा सा व्यंग करते हुए भास्कर से पूछा, भास्कर, इतने सालों बाद अचानक तुम्हें हम चाचा चाची पर बड़ा प्यार आ रहा है? भास्कर एकदम सकपका गया। अचानक काकासा ऐसा कुछ कहेंगे, उसने सोचा नहीं था। "अ, ऐसा कुछ नहीं है काकासा", भास्कर ने कहा। क्यों? भास्कर ने फिर पूछा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? आंसू पीछे हंस रहा था। भास्कर ने इशारे से आंसू से पूछा, क्या हुआ? आंसू ने कहा, पापा, ये आपके लिए थोड़ी आता है। जिसके लिए आता है उसे बुला ले, सामने बिठा कर देख लेना। प्रकाश जी भास्कर की तरफ मुखातिब होते हुए बोले। भास्कर को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह नजरें झुकाकर बैठा था। उसका मन तो किया कि भाग जाए वहां से, लेकिन काकासा के सामने से इस तरह जाना गलत होता। आप क्या कह रहे हो काकासा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भास्कर ने घबराते हुए पूछा। बेटा, आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हो ना, उसके हम कभी प्रिंसिपल हुआ करते थे, काकासा ने गर्व से भास्कर को बताया। भास्कर को अब बहुत शर्म आ रही थी। उसने प्रकाश जी से कहा, काकासा, मुझे माफ़ कर दो। वो मैं भास्कर को आगे क्या कहना है, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राज बहुत अच्छी लड़की है और हमारे घर की नहीं, गली में भी उसे सब पसंद करते हैं। लेकिन क्या वो भी तुम्हें प्यार करती हैं? प्रकाश जी ने गंभीरता से पूछा। भास्कर मुस्कुराने लगा और अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी रजनी गली में आ गई। भास्कर को प्रकाश जी के साथ बैठा देखकर उसने उस ओर नज़र तक नहीं की। वह अपनी नज़रें झुकाकर घर में चली गई। भास्कर ने काकासा को बताया कि वो रजनी को लेकर काफ़ी गंभीर है और शादी करेगा तो इसी से।
थोड़ी देर बाद भास्कर अपने घर चला गया। अब भास्कर और रजनी ने तय किया कि वो लोग मोहिनी के घर वीक में किसी एक दिन फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे। इसके अलावा कभी कुछ ज़रूरी हुआ तो खत लिख दिया करेंगे। गुरुवार का दिन तय हुआ। हर गुरुवार को रात 1 बजे वो लोग बात करेंगे। आज गुरुवार था। रजनी स्कूल से मोहिनी के घर जाने वाली थी। घर पर वह मोहिनी से के घर पढ़ने का कहकर आई थी। दोपहर में ठीक 1 बजे भास्कर का फ़ोन आया। फ़ोन रजनी ने ही उठाया। भास्कर ने उत्साहित होते हुए बताया कि कैसे उसके काका साहब ने उसकी चोरी पकड़ ली और यह भी कि उन्हें रजनी पसंद है। भास्कर, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी? रजनी ने डरते हुए कहा। अरे डरो मत, वो हमारे सपोर्ट में है, भास्कर ने बताया। रजनी बहुत खुश हुई। अच्छा यह सब छोड़ो रज्जू, मुझे तुमसे मिलना है, भास्कर ने कहा। पर तुम जानते हो ना कि ये मुमकिन नहीं। पर नामुमकिन भी तो नहीं है ना, उसने शरारत से कहा। आज बस 2 मिनट के लिए, भास्कर ने शरारत से पूछा। भास्कर, ये मोहिनी का घर है, बहुत सपोर्ट करती रही है वह हमारा। अब उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना सही नहीं होगा। हमारी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सही कह रही हो तुम। भास्कर वैसे तो चुप रहता था लेकिन रजनी के साथ बहुत बातें करना चाहता था। उसने अचानक कहा, पता है रजनी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम परेशान थी, नर्वस थी, इधर उधर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। मैं अपने आप को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पाया। वह सब कुछ उस पल में धीमी गति से हो रहा था। तुम्हारा गुलाबी सूट, छोटी गोल बिंदी, गुलाबी होठ मुझे आज भी एक एक पल याद है। मैं भूल नहीं पाता जो भी उस दिन हुआ था। हर रोज उस पल को जीता हूँ मैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिली हो। खुश नसीब तो मैं भी हूँ भास्कर। तुम्हारा प्यार ठुकरानी चली थी। तुम अगर मुझसे दूर हो गए होते तो शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होती। रजनी ने मासूमियत से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भास्कर। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा मेरी जान। मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, भास्कर ने बहुत प्यार से कहा। रजनी की आंख भर आई। जयेश की आवाज़ ने फिर उसे जगा दिया। वह फिर से वर्तमान में आ चुकी थी। आज नव वर्ष था और रजनी को जयेश के साथ रिश्तेदारों के घर मिलने जाना था। जयेश ने कहा, शाम को तुम तैयार रहना, हम सभी के यहाँ मिलने जाएंगे। अभी मुझे बहुत थकान सी लग रही है। शाम को रजनी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, खुले बाल, काले रंग का ब्लाउज जिसका पीछे की ओर डीप नेक था, काली बालियां, एक गुलाबी रंग की बिंदी। जयेश ने शर्ट का बटन लगाते हुए रजनी से पूछा, तुम तैयार हो? जैसे उसकी नज़र रजनी पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। रजनी ने पूछा, चलें? जयेश उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। जयेश को महसूस हो रहा था कि वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का पति है। उसके चेहरे पर गर्व दिख रहा था। रजनी ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया तो वह होश में आया। कहाँ खो गए थे? रजनी ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारी खूबसूरती में, जयेश ने कहा। रजनी इस तारीफ का अर्थ जानती थी। रजनी जानती थी कि ये जयेश का अधिकार है, लेकिन इस समय वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वह इस वक्त उसका साथ देने की हालत में नहीं थी। इसी सोच में वह जयेश के पीछे पीछे चलने लगी। सारे रिश्तेदारों से मिलकर आते हुए उनको लगभग 4 घंटे बीत गए थे। सभी के घर उन्होंने कुछ न कुछ खाया या पिया था, लेकिन उन्हें भूख नहीं थी। रजनी ने जयेश से कहा, आज भूख नहीं लगी है, तुम सारे काम कल कर लेना। आज थक गए हैं, चलो सोते हैं। रजनी का दिल बेचैन हो गया। वह जयेश की इस बात का मतलब समझ गई थी। रजनी के पास कोई बहाना नहीं था क्योंकि प्रभास अभी तक अपनी भुआ के घर पर था। रजनी जब कपड़े बदलने लगी तो जयेश ने उसे रोकते हुए कहा, मैं मदद करता हूँ। जयेश उसके करीब आया और उसने रजनी की बालियों को निकाला। जयेश के करीब आने से रजनी के दिल में एक दर्द उठा। और कोई दिन होता तो वो खुद को मना लेती, लेकिन अभी वह भास्कर के मौत के गम से उभर नहीं पा रही थी। लेकिन जयेश को वो ये सब बातें समझा नहीं सकती थी। ना कहने का उसके पास कोई कारण नहीं था। उसने बेमन से
खुद के मन को इस सब के लिए तैयार किया। जयेश ने रजनी को अपनी बाहों में भरकर उसके कानों के पास अपने होठ रख दिए और वह धीरे से बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रजनी यह तारीफ रोज नहीं सुनती थी, लेकिन वह जानती थी कि जयेश तभी इस तरह की तारीफ करता है जब वह बहुत मूड में हो। जयेश रजनी की गर्दन को चूमने लगा। रजनी बाहर से तो खामोश थी, पर अंदर से उसका दिल चीख रहा था। वह सच में चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन वह चुप थी। जयेश अब रजनी के होठों को चूमने लगा। रजनी बेमन से उसका साथ देने लगी। जयेश अब उसे बिस्तर पर लेकर जा चुका था। रजनी रोना चाहती थी, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी। वह बेबस हो चुकी थी। जब जयेश का मन रजनी से भर गया, तो वह उसकी तरफ पीठ करके सो गया। रजनी जयेश की ओर नम आंखों से देख रही थी। वह सोच रही थी, जीवन साथी होकर भी तुम आज तक समझ नहीं पाए जयेश कि मैं किस वक्त कैसे मूड में होती हूँ। मैं खुश हूँ या दुखी, मेरा मन है या नहीं। तुम्हारे सामने होती हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं समझ पाते। और एक भास्कर था जो दूर होते हुए भी मेरी सांसों की आवाज़ से समझ जाता था कि मैं खुश हूँ या नहीं। शायद उसी को सोलमेट कहते हैं। वह उठकर बाथरूम में गई। नहाते हुए उसने अपने दिल का गुबार आंसुओं के जरिए निकाल दिया। पानी में आंसू छुप जाते हैं। शायद इसीलिए दुनिया में 85% लोग बाथरूम में नहाते समय रोते हैं, ताकि वो खुद को कमज़ोर महसूस ना करें। नहाने के बाद वह जयेश के पास आकर सो गई। जयेश को इतना चैन से सोते हुए देख रजनी की आंखें भर आई। रजनी संतुष्ट हुई या नहीं, ये परवाह किए बगैर आज फिर वह अपने मन की करके सो गया। शायद इस वक्त वो रजनी को अपनी बाहों में भर कर सोता तो भी वो कुछ अच्छा महसूस करती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जयेश रजनी को कभी छूता नहीं था, ना वो उसके करीब जाता था। बस वह अपनी ज़रूरत पूरी करने ही उसके करीब जाता था। ऐसा नहीं कि वह उसे प्यार नहीं करता था, पर कुछ मर्दों को प्यार जताना नहीं आता। रजनी जानती थी जयेश बहुत अच्छा है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाता था। तभी जयेश रजनी को अपनी ओर खींचते हुए नींद में बड़बड़ाता है, मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी औरत है। रजनी ने ये सुना तो वह फिर से रोने लगी। रजनी जयेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह हॉल में आकर सोफे पर लेट गई। उसे वो शब्द याद आया जो जयेश ने कहा। उसे भास्कर की याद आ गई। भास्कर के साथ रजनी बहुत खुश रहती थी। उसे याद आया जब प्रकाश जी ने आंसू के जन्मदिन की पार्टी रखी थी। आंसू 18 साल का हो रहा था, अतः उन्होंने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें परिवार, मित्र, ऑफिस के सदस्य और मोहल्ले वालों को इनवाइट किया गया था। भास्कर पूरा दिन पार्टी की तैयारियों में लगा रहा। शाम को जब सभी मेहमानों के आने का समय होने लगा, तो प्रकाश जी ने कहा, भास्कर तू घर जाकर तैयार होकर भाई साहब और भाभी साहब को और सिया और सपना को लेकर आ जा, और सामने भाई साहब और महेश को भी कह देना। जी काका सा कहकर भास्कर अपने घर चला गया। भास्कर को पीला और काला रंग बहुत पसंद था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पहने, पीला टी शर्ट या काला शर्ट। काफी देर तक सोचने के बाद उसने सपना और सिया से पूछा। सपना ने कहा काला शर्ट और सिया ने कहा पीला टी शर्ट। स्थिति वहीं की वहीं, अब भी कंफ्यूजन। उसने अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने पीला टी शर्ट पहन लेने को कहा। सपना ने कहा, क्या बात है भास्कर भैया, आपको कब से कपड़े पहनने के लिए किसी की राय लेनी पड़ रही है? तू तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चलाती है आजकल? इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया कर, कहते हुए भास्कर कपड़े लेकर रूम में चला गया। सपना का मुंह बिगड़ गया। वह मन ही मन बोली, अब तो मैं पता करके रहूंगी, और कुछ हाथ लगा ना भाई तो तू तो गया, समझ लेना। भास्कर ने जींस के साथ टी शर्ट पहना, वॉच और शूज पहने। सिंपल लेकिन स्मार्ट लग रहा था भास्कर। बालों को जेल से सेट किया, टी शर्ट पर परफ्यूम लगाकर वह अपनी दोनों बहनों को लेकर आ गया। मम्मी पापा पहले से ही पहुंच चुके थे। मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। प्रकाश जी का घर बड़ा था और उनका बगीचा भी। सारी व्यवस्था वहीं बगीचे में की गई थी। भास्कर की नज़रें रजनी को तलाश रही थी। कुछ देर बाद रजनी वहां आई। भास्कर एकटक मुंह खोले उसे देखता जा रहा था। आसपास के सभी लोग जैसे नदारद हो गए। उसे बस रजनी दिखाई दे रही थी।
स्लो मोशन में आते हुए रजनी ने पीले रंग की चिकनकारी कुर्ती पहनी हुई थी, जिसके साइड कट काफी लंबे थे। पीला चूड़ीदार और पीले रंग के शिफॉन का दुपट्टा, सुनहरी झुमकियां, लाल रंग की बिंदी, गहरी काजल, लाल रंग की लिपस्टिक, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में पीली चूड़ियां, पीले रंग की जूतियां। भास्कर उसे घूर कर देखे जा रहा था। रजनी का दुपट्टा हवा से उड़कर भास्कर के पास आकर गिरा। भास्कर तो होश में नहीं था। रजनी जल्दी से उसे लेने के लिए दौड़ी। दुपट्टा उड़ जाने से रजनी की पूरी फिगर दिख रही थी। भास्कर ने रजनी के बदन को एक नज़र भर कर देखा और उसका दुपट्टा उठाकर उसे देते हुए धीरे से कहा, दुपट्टा संभलता नहीं तुमसे, पिनअप कर लिया करो। रजनी मुस्कुरा दी। वह वापस अपने घर गई और पिनअप करके आकर भास्कर से इशारे में पूछा, अब ठीक है? भास्कर ने पलके झपका के हाँ में स्वीकृति दी। रजनी मुस्कुराकर उसके पास से निकली तो उसके खुले बालों की महक भास्कर को महसूस हुई। भास्कर, भाई अच्छी तरह से ताड़ लिया हो तो अब मुंह बंद कर ले भाई। तेरा दिल गले तक आ गया है और सबको धड़कता हुआ दिख रहा है। आंसू की आवाज़ से भास्कर होश में आया। उसे शर्मिंदगी हुई तो वह वहाँ से निकल जाने के लिए बोला, हाँ अभी आया। किसने बुलाया तुझे नाटकबाज? आंसू ने कहा। यह पूरा नज़ारा दुपट्टा उड़ने से लेकर अब तक का कोई और भी देख रहा था और जलन और गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद हो रही थी। विजय, चलो यहाँ क्या कर रहे हो? आंसू ने विजय को पार्टी में चलने के लिए कहा। यह वही विजय था जो वैभव का भी दोस्त था। दरअसल विजय के पिताजी और प्रकाश जी एक ही ऑफिस में सहकर्मी थे। विजय ने उस दिन के बाद आज रजनी को दोबारा देखा। जब उसका दुपट्टा गिरा तब विजय की नज़रें भी उसके बदन पर टिकी हुई थी। वह अब रजनी को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता था, लेकिन भास्कर से उसकी नज़दीकियां उसे कुछ रास नहीं आ रही थी। उस वक्त तो वह आंसू के साथ अंदर चला गया। विजय और आंसू साथ में खड़े थे। रजनी वहां आई और आंसू से कहा, हैप्पी बर्थडे आंसू। थैंक यू राज, आंसू ने कहा। आंसू रजनी से बड़ा था, लेकिन बचपन से सब उसे आंसू बुलाते थे, इसलिए रजनी को भी वही आदत हो गई थी। विजय रजनी को एकटक देखे जा रहा था। सपना की नज़र विजय पर थी, जो रजनी को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था। सपना ने सिया से कहा, साला कितना कमीना है, देख। सिया ने कहा, अच्छा है ना, तेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया। लेकिन भास्कर भाई का टेंशन शुरू ना। क्यों? कुछ नहीं, सपना ने कहा और वहां से हट गई। विजय सपना को भी बार बार देख रहा था, लेकिन उसका ज्यादातर ध्यान रजनी पर था। विजय रजनी के दुपट्टे के पीछे से भी उसके बदन का आकलन कर रहा था। उसके मन में आया कि रजनी के सूट की फिटिंग जिसने भी की है, इस टेलर के तो हाथ चूम लेने चाहिए। इतनी शानदार फिटिंग के हर एक घुमाव को मैं नाप सकता हूँ अपनी आंखों से। वह एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेर रहा था। रजनी बेटा, पंकज और भाई साहब नहीं आए? प्रकाश जी ने पूछा। नहीं अंकल, आपको तो पता है पापा को पार्टी में जाना पसंद नहीं और पंकज भैया एक दोस्त की शादी में बाहर गए हैं। मैं और मम्मी आए हैं, रजनी ने धीमी आवाज में कहा। केक काटते समय भास्कर रजनी के करीब जाकर खड़ा हो गया। आंसू ने केक काटा, सबने उसे बधाई दी और तोहफे भी। भास्कर थोड़ा सा साइड होकर रजनी की ओर झुका। उसने कहा, सोनपरी लग रही हो। सोनपरी? रजनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछा। अरे, पीला रंग सोने सा और परी जैसी तुम, भास्कर ने कहा। रजनी मुस्कुरा दी। वह भास्कर के पास से दूसरी जगह चली गई। विजय को भास्कर पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल किया कि वह भास्कर को वहीं मार दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। इधर सपना ने सिया से कहा, रजनी को तो जानती है ना तू? हाँ, वही ना जिसे विजय घूर रहा था। हाँ, बहुत प्यारी लड़की है यार, बहुत सीधी है, सिया ने कहा। यही प्यारी लड़की हमारी भाभी बनेगी, सपना ने कहा। क्या? सिया एकदम से चीखी, पर फिर उसे याद आया वो पार्टी में है। उसने आसपास लोगों को देखा। कुछ लोग उसे देख रहे थे। अजीब सा मुस्कुराते हुए वह सपना को एक साइड लेकर जाकर पूछती है, क्या कह रही है तू?
सच कह रही हूँ। थोड़ी देर तक भास्कर भैया को देख, सब समझ आ जाएगा। कुछ देर तक सिया ने देखा तो भास्कर पूरी तरह से रजनी को फॉलो कर रहा था। तो तू ये कहना चाहती है कि भास्कर भाई को रजनी पसंद है? हाँ। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? सपना ने कहा। तुझे ये कैसे पता? तूने कभी भास्कर भाई को उनका नाम लिखते देखा है? सपना ने कहा। हाँ, वो बहुत स्टाइल से अपना नाम लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका नाम देखकर। बुद्धू की बुद्धू रहना तू जिंदगी भर। इस नाम में वो रजनी का आर भी लिखते हैं। अब देखना तू। दोनों रजनी को देखकर बातें कर रही थी। रजनी अपनी मम्मी को खाना देकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई थी। पर आर किसी और का भी तो हो सकता है, सिया ने कहा। मैंने कई बार रजनी को देखते हुए भास्कर भैया को देखा है। वो मोहिनी की दोस्त है, आती रहती है। ओह। रजनी की मम्मी खाना खाकर घर जा चुकी थी। रजनी वहीं रुकी थी। ज्यादातर मेहमान जा चुके थे। विजय के भी जाने का वक्त हुआ। वह रजनी के पास गया और बोला, हेलो। रजनी को उसका बात करना अच्छा नहीं लगा। वह बिना जवाब दिए वहां से जाने लगी। विजय उसके पीछे जाने को हुआ तो भास्कर ने उसे रोकते हुए कहा, समझ नहीं आता तुझे? वो बात नहीं करना चाहती है। समझ तो सब आ रहा है, लेकिन तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरी बहन है क्या? भास्कर को बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ बोला नहीं। रजनी तो मेरी ही होगी, विजय ने भास्कर को चिढ़ाने के अंदाज में कहा। भास्कर को गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच ली। लेकिन घर का कार्यक्रम होने की वजह से वह खुद पर नियंत्रण रखकर चुप रहा। विजय, तुझे मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन रजनी से दूर रहना, भास्कर ने कहा। आंसू दूर से दोनों को देखकर समझ गया कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वह जल्दी से वहां आया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।